वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास पार्ट 13 में। इस वक्त आप इस वीडियो देख रहे हैं पार्ट 13 और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे। और हम सेक्शन 1 से लेके 146 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका टैक्स फाइलिंग अपील, उसके अलावा टैक्सेशन के मेथड्स, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, डेफिनेशंस, ख़ास तौर पे जो जो चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2021 में हुई हैं उनसे इन 1 से लेके 146 सेक्शन तक में चेंजेस के हवाले से तो आप प्रीवियस पार्ट्स देखें। पार्ट 13 में हम बात करेंगे और हर एक पार्ट में जो टेक्स्ट आप ब्लैक में देख रहे हैं वो टेक्स्ट जो है प्रीवियस लॉ चला आ रहा है, और जो भी टेक्स्ट आपको रेड में नज़र आएगा वो है जो चेंजेस हुई हैं। तो इसी तरीके से इस कमेंट्री में और प्रीवियस कमेंट्रीज और जगहों पे जिस तरह कमेंट्रीज होती हैं उन्हें फ़र्क ये है कि सिर्फ जो चेंजेस आई हैं वो डिस्कस हो रही हैं। यहाँ आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता चल रहा है कि अगर चेंज आया है तो किस वजह से आया, और उसका कंपैरिजन भी और सेक्शंस के साथ कर रहे हैं। ये जो सेक्शंस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, ये विद होल्डिंग वगैरह के हवाले से अब सारे सेक्शंस हैं और प्रोसीजर के हवाले से हम बात करेंगे। तो कोशिश ये है कि अभी तक हम डॉक्यूमेंट के पेज, टोटल पेजेस 594 हैं और हम 262 तक पहुँचे। तो जो है हम इसको कंप्लीट करें सारे पार्ट्स, और आप एवरी मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे जो है ये देख रहे हैं 6 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। हम यहाँ पार्ट 5 में हैं और उसके अंदर वो कहता है कि एडवांस टैक्स जो है वो हर एक टैक्स पेयर ने पे करना है जिसकी लेटेस्ट जो इनकम है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने अभी इस वक्त टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइल हो रही है और प्रीवियस ईयर टैक्स ईयर 2020 था, तो अगर आपने टैक्सेबल इनकम, और यहाँ उसको फिर एक्सप्लेन भी किया गया कौन कौन सी इनकम आपने लेनी है, जैसे सैलरीड पर्सन की इनकम नहीं लेनी, या डिविडेंड इनकम नहीं लेनी, या कुछ और इनकम्स नहीं लेनी। उन इनकम्स के अलावा अगर आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस है, या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, या कोई और हेड के नीचे आपको 10 लाख से ज़्यादा आपने टैक्सेबल इनकम शो की है, तो फिर इस साल आपको जो है, अगर 2020 में की है तो 2021 अगर स्टार्ट हुआ है, या अगर 2021 की रिटर्न अभी आप फाइल करेंगे, और ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं कि अगर इस साल आप अपनी टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा शो करेंगे तो फिर आपको टैक्स ईयर 2022 जो शुरू हो चुका है उसमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसका बेसिक फार्मूला ये है कि जितने भी आपने पिछले साल, सपोज करें आपने 40,000 अपनी अपना टैक्स पे किया था, तो अब आपने हर 3 महीने बाद 10,000, क्योंकि 4 पे वो डिवाइड हो जाता है, 10,000 आपने टैक्स पे करना है। और यहाँ पे स्केड्यूल उन्होंने दिया हुआ है कि है एवरी क्वार्टर, यानी क्वार्टर का मतलब है जुलाई से लेके सितंबर तक, फिर अक्टूबर से लेके नवंबर तक, और ये है यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का मतलब है जुलाई से लेके सितंबर तक, और आपने 15 सितंबर तक फिर अपना एडवांस टैक्स पे करना है। सेकंड क्वार्टर अक्टूबर में शुरू होता है, दिसंबर में ख़त्म होता है, तो आपने क्वार्टर ख़त्म होने से पहले एडवांस टैक्स पे करना है। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले साल से ये नोटिस 147 के लोगों को आए हैं। इस पे हमने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं, आप देख सकते हैं। और टैक्स वालों को भी, यानी एफबीआर वालों को फर्स्ट टाइम ख्याल आया है कि ये नोटिस भेजने होते हैं। इससे पहले मैंने 20-22 साल में कम ही देखा है कि प्रॉपर तरीके से 147 के नोटिस लोगों को गए, और ये काफ़ी एक्टिव सेक्शन है। इसको अगर आप समझेंगे तो आप एज ए टैक्स पेयर या आपके क्लाइंट्स जो हैं ईज़िली समझ सकेंगे कि फिर उन्होंने अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैसे पे करनी। और याद रखिए ये एडवांस टैक्स है। अगर पूरे साल आप 40,000 पे कर देते हैं 10,000 करके हर एक क्वार्टर में, तो जब आप टैक्स ईयर 2021 की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये सारा आप अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम करेंगे। तो सपोज़ करें आपकी टैक्स लाइबिलिटी 47,000 आती है, तो फिर साल के आखिर में रिटर्न के साथ आपने सिर्फ 7,000 पे करना है, 40,000 ऑलरेडी आप पे कर चुके होंगे। तो ये एक फैसिलिटेशन का सेक्शन है
इसका मकसद ये नहीं है कि एडिशनल कोई टैक्स लाइबिलिटी आप पे डाली जाए। इसी तरह ऐसे लोग जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, यानी सर्विस टैक्स प्रोवाइड, लेकिन एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको अपने टर्नओवर के बेस पर टैक्स पे करना होगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो ये सेक्शन भी आप देख लें। हमारी कोशिश है कि आपको एक ब्रीफ आइडिया दें, लेकिन हर एक सेक्शन में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अच्छा, अब हम सेक्शन 148 पे हैं, और यहाँ एडवांस टैक्स जो है वो कलेक्टर ऑफ कस्टम को कहा जा रहा है कि हर एक इम्पोर्टर से उसकी जो गुड्स वो इंपोर्ट कर रहा है उसके एक सर्टन वैल्यू पर आप उससे टैक्स काटेंगे, और ये टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह सारा कुछ इसमें बताया। एक टाइम पर जो है ये टैक्स फाइनल टैक्स था, अब ये मिनिमम हो गया है या ये फाइनल ही है, ये सब बातें यहाँ लिखी हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स से क्या मुराद है, मैंने आपको बताया टैक्स लॉ में हर चीज़ बहुत क्लियरली बताई जाती है। अब आ जाते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये वो टैक्स है जो सब लोग जो हैं काफ़ी फेमिलियर हैं कि ये टैक्स डिडक्ट होता है, और इसी की वजह से अक्सर लोगों को फाइलर नॉन फाइलर फाइलर बनना पड़ता है, और फिर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट आया तो फिर ये जो डिडक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इन्हीं डिडक्शंस के बेस पर टैक्स वाले उन लोगों को जो डिडक्शन तो उनसे हो जाए विद होल्डिंग, लेकिन फिर सब्सिक्वेंटली वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उनको नोटिस भेजने का भी राइट है, जिसके सेक्शन या स्केड्यूल हम आगे जाके देखेंगे। याद रखें कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2021 में जो चेंजेस आई हैं वो रेड में है, और अभी तक इस पार्ट में, पार्ट 13 में, हमने जो भी सेक्शंस अभी तक देखे हैं इंपोर्ट के, उसके अलावा एडवांस टैक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, प्रीवियस ईयर वाली ही लॉ कंटिन्यू। सैलरी में देखते हैं, वो कहते हैं कि सैलरी में हर एक पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो एम्प्लॉयर है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, जो सैलरी पे करेगा एम्प्लॉयज़ को वो डिडक्शन करेगा। और इसके अंदर डिडक्शन का तरीका है, क्योंकि ये साल के दौरान है, ये जो डिडक्शन एट सोर्स है इसका मतलब है कि जैसे ही टैक्स ईयर स्टार्ट हो, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इस वक्त जुलाई 2021 है, इसका मतलब है टैक्स ईयर 2022 स्टार्ट हो गया, और हम फर्स्ट शेड्यूल में सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट्स देखेंगे। तो जो शख्स भी इस वक्त एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसको उसका एम्प्लॉयर या उसका कॉन्ट्रैक्टर जो है पेमेंट कर रहा है एज एन एम्प्लॉय, तो वो एक एवरेज रेट से पूरे साल का एस्टिमेट लगाते हुए उससे इस महीने का टैक्स काटेगा, यानी उसके पूरे टैक्स साल का टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा, 12 पे डिवाइड करेगा और उससे डिडक्शन होगी। और भी बातें हैं वहाँ पे लिखी हुई हैं। और आखिरी बात उस सेक्शन में लिखी है कि ये एडजस्टेबल टैक्स है, यानी एम्प्लॉयर जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वो अमाउंट वहाँ डालेगा, अगर वो इक्वल हुई उसकी टैक्स लाइबिलिटी के तो ठीक है, ज़्यादा हुई तो रिफ़ंड, कम हुई तो टैक्स पेयर को मज़ीद टैक्स पे करना पड़ेगा। सैलरीड पर्सन की बात हो रही है। यहाँ डिविडेंड्स में ये ऐड हुआ है कि अगर एक पर्सन डिविडेंड पे करता है टैक्स रिटर्न फ्रॉम अमाउंट, कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन स्पाइस। तो ना सिर्फ वो डिविडेंड जो आपको कैश की सूरत में मिलता है, बल्कि अगर वो आपको स्पाइस यानी बोनस शेयर की सूरत में अदर देन कैश मिले, उस पर भी टैक्स डिडक्शन होनी है। ये बात चूँकि क्लियर नहीं थी, मेंशन नहीं थी, तो अब लॉ में लिख दी गई है कि जब भी डिविडेंड मिलेगा, चाहे वो कैश में मिले या अदरवाइज़ मिले, तो वो होगा। फिर नेक्स्ट जो डिडक्शन करनी है जो बहुत ज़्यादा होती है वो प्रॉफिट ऑन डेट होती है, कि जब कोई शख्स नेशनल सेविंग पोस्ट ऑफिस में अपना इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करता है, या किसी भी बैंक के पास जो फिक्स डिपॉजिट सेविंग रखता है, या फेडरल गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड वगैरह ख़रीदता है, या सेविंग सर्टिफिकेट्स लेता है, तो उस पे जो है ना विद होल्डिंग होगी, और वो विद होल्डिंग जो है वो 15% के हिसाब से होगी। यहाँ पे ऐड किया गया है कि एवरी स्पेशल पर्पस व्हीकल और कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ अ रिटर्न टू होल्डर शेड डिडक्ट टैक्स फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट। स्कू होल्डर्स जो हैं वो एक स्पेशल इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, और वो जो है गवर्नमेंट भी इशू करती है, प्राइवेट सेक्टर भी, लेकिन यहाँ पे गालिबन प्राइवेट गवर्नमेंट की बात हो रही है कि उस पर भी डिडक्शन होगी टैक्स की। ठीक है जी, तो ये सेक्शन उससे डील करता है। फिर ये जो अगला सेक्शन है इसका ताल्लुक है कि जब आप मुख्तलिफ नॉन रेजिडेंट, चाहे वो शिपिंग है, चाहे वो कोई ऑफ शोर डिजिटल कंपनीज है, तो उनको अगर आप रॉयल्टी पे करते हैं, टेक्निकल फ़ी पे करते हैं, तो आप डिडक्शन करेंगे, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ उनके पीछे नहीं जा सकते, तो रेजिडेंट पर्सन को एक विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया। यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे आप देखें टीवी सैटेलाइट चैनल्स हैं,
अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने किसी रेजिडेंट पर्सन को इसके राइट्स दिए हैं तो वो रेजिडेंट पर्सन जब पेमेंट करेगा तो वो नॉन रेजिडेंट से डिडक्शन करके उसकी तरफ से इस पैसे को पाकिस्तानी ट्रेजरी में डालेगा। और आप कहेंगे क्यों डिडक्शन करेगा, क्योंकि याद रखें हमने एक पार्ट में 7th 8th पार्ट में हमने बात की थी कि पाकिस्तान सोर्स इनकम पर नॉन रेजिडेंट लोगों ने भी टैक्स देना होता है। ऐसी इनकम जो पाकिस्तान में अराइज करती है उस पर नॉन रेजिडेंट लोगों ने भी टैक्स देना होता है और रेजिडेंट ने तो टैक्स पे करना ही होता है। द टैक्स डिडक्टेबल अंडर फिर ये जो है शैल बी मिनिमम टैक्स। तो अब ये जो टैक्स डिडक्ट हुआ है पहले वो फाइनल टैक्स था, यानी नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है मज़ीद कोई टैक्स नहीं देगा। अब उन्होंने इसको मिनिमम टैक्स दे दिया, जिसका मतलब है कि नॉन रेजिडेंट ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है और अपने इनकम और एक्सपेंसेस डिक्लेयर करने हैं और फिर उस मुताबिक बताना है कि अच्छा अगर मज़ीद प्रॉफिट हुआ तो मज़ीद टैक्स हो। पाकिस्तानी टैक्स लॉ में ये बात थी कि बहुत सारी चीज़ों पे फाइनल टैक्स लगा के उन पर वो लोग जो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे एक तरह से उनसे कम टैक्स रिकवर हो रहा था। तो अगर अब एफर्ट करके नॉन रेजिडेंट लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान में तो उनको टैक्स भी ज़्यादा देना चाहिए। इस बात का ये भी मतलब है, इसके और भी मतलब निकलते हैं। फिर वो कहते हैं एवरी पर्सन, और ये रेड में इसलिए है क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट में या तो ये ऐड हुआ है ये क्लॉज 1(1)(b)(a), या तो फिर ये ऑलरेडी मौजूद था तो इसके वर्ड्स चेंज किए गए। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट टू नॉन रेजिडेंट फॉर फॉरेन प्रोड्यूस्ड कमर्शियल for advertisement on any television channel shall deduct tax at rate of 20% from gross amount। तो बड़ा क्लियर लिख दिया गया कि अगर यहाँ से कोई शख्स पेमेंट करें नॉन रेजिडेंट पर्सन को और वो नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या सर्विस प्रोवाइड करा है, उसने आपको एड्स यानी जो टीवी पे एडवर्टिजमेंट आप देखते हैं, टेलीविज़न की बात हो रही है और एनी अदर मीडिया, तो इसमें फिर मेरा ख्याल है वेब भी आ जाएगा और वेब टीवी भी आ जाएगा और यूट्यूब भी आ जाएगा और इसके अलावा रेडियो भी आ जाएगा और वगैरह वगैरह जितने भी और मीडियाज़ हैं वो आ जाएंगे। तो अगर बाहर के किसी पर्सन ने जो नॉन रेजिडेंट है उसने आपको एड्स बना के दिए हैं तो जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो आप उससे 20% डिडक्शन करेंगे और ये जो डिडक्शन होगी ये फाइनल टैक्स होगा, यानी मज़ीद उस नॉन रेजिडेंट को कुछ नहीं पे करना होगा। ठीक है जी। रेड में काफ़ी सारे और चेंजेस भी हैं, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। हर एक बैंकिंग कंपनी जब फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट रखेगी एक नॉन रेजिडेंट की या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी अकाउंट रखेगी जिसका एक कोई भी शख्स नेशनल आईडी है तो शेल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन ने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की थी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या इंस्ट्रूमेंट्स में और उसने वो बॉन्ड जब बेचा तो उसको उस पर कैपिटल गेन हुआ। इसका मतलब है कि उसने 100 रुपये का बॉन्ड लिया था लेकिन शायद गवर्नमेंट ने उससे 105 रुपये पर वापस ख़रीदा तो 5 रुपये उसका कैपिटल गेन है। जैसे आपको पता है कैपिटल गेन एक हेड ऑफ अकाउंट है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो उस पे बैंक टैक्स डिडक्शन करेगी क्योंकि बैंक के थ्रू ये सारी ट्रांजैक्शन होती है। और इसी तरह यही सकू बॉन्ड की बात हुई है और ये कह रहा है कि ये जो टैक्सेस जिनका जिक्र यहाँ है 1D ऊपर 1DB 1DA ये सब फाइनल टैक्सेस होंगे। यहाँ हम बात करें विद होल्डिंग जो नॉन रेजिडेंट पर्सन से होती है और ये लॉ चूँकि मुख्तलिफ विद होल्डिंग्स हैं जो होनी है तो ये सेक्शन काफ़ी डिटेल है और हर एक चीज़ को बताता है और नॉन रेजिडेंट के हवाले से टेक्निकल फ़ी है कि वो नॉन रेजिडेंट सैलरी ले रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो ये सारे सेक्शंस खुद से एक स्पेशलाइजेशन है, यानी अगर आप इस पूरे सेक्शन 152 को स्टडी करें तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो अगर आप एक पूरा चार्ट बनाएं कि अच्छा इस तरह का नॉन रेजिडेंट और इस तरह की पेमेंट हो तो इस तरह की विद होल्डिंग होने, तो ये सारा उसमें कवर्ड है। फिर सबसे मशहूर और एक तरह से सबसे डिफ़िकल्ट जो सेक्शन है विद होल्डिंग का वो है सेक्शन 153। डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सेक्शन की एप्लीकेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान पे होती है क्योंकि ये सेक्शन ये कहता है कि जब भी कोई पर्सन जिसको अभी हम देखेंगे यहाँ और उस पर्सन का नाम है प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। प्रिस्क्राइब्ड पर्सन का मतलब ये है, और मैं अभी पहले उनकी लिस्ट देख लेते हैं कि किन लोगों की बात हो रही है। वो लोग जब पेमेंट्स करेंगे किसी भी गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स की तो वो विद होल्डिंग टैक्स करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि वो बेचारे लोग कौन हैं जिनको इस सेक्शन के तहत
प्रिस्क्राइब्ड पर्सन बना दिया गया है, यानी विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया है। तो इस सेक्शन के लिए, बाकी सेक्शंस के लिए नहीं, इस सेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब पर्सन का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट जब पेमेंट करेगी, कोई भी कंपनी सिंगल मेंबर से लेके लिस्टेड कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर या कोई जॉइंट वेंचर, एक्सपोर्टर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसका टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा जिसका साल का, पिछले साल का वो है, वो भी विद होल्डिंग एजेंट बन जाता है। ठीक है जी। फिर इसी तरह इंडिविजुअल जिसकी 100 मिलियन, 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल है पिछले साल की, वो भी इस साल के लिए विद होल्डिंग एजेंट बन जाता है। और इसी तरह जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो सारे लोग जिनकी 100 मिलियन है वो भी प्रिस्क्राइब पर्सन बन जाते हैं इस सेक्शन के तहत। उसके अलावा पर्सन डिराइविंग इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स, डेवलपर्स। इसी तरह पर्सन इनकम फ्रॉम ये सेल ऑफ, वही डेवलपर्स की, कंस्ट्रक्ट बिल्डर्स की बात हो रही है और डेवलपर्स की बात हो रही है। और सर्विसेज को भी डिफाइन किया है, सेल ऑफ गुड। तो ये सेक्शन ये कहता है कि जब ये सारे लोग पेमेंट्स करेंगे तो ये लोग पेमेंट करते हुए अपने सर्विस प्रोवाइडर या अपने गुड्स प्रोवाइडर या अपने कॉन्ट्रैक्टर, इन तीनों में फ़र्क ये है। गुड्स का मतलब है फिजिकल गुड्स, सर्विसेज का मतलब है आप समझ रहे हैं जो इंटेंजिबल होती हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें या जिसमें गुड्स भी आपको प्रोवाइड हो रही हो और सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड हो रही हो। जिसकी कॉमन एग्जांपल कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर वो लोग सीमेंट, ईंटें, बजरी भी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं और साथ में उसको बिल्डिंग या घर या कोई मशीनरी की शक्ल देने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर सिर्फ जो है आप कोई फ़िज़िकल चीज़ें ले रहे हो तो वो तो गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस पर ये लगेगा, सब सेक्शन ए लगेगा। अगर सिर्फ सर्विसेज का है कि आके कोई रिपेयर कर रहे हैं या कोई आपको जो है इंस्टॉल करके चीज़ दे रहे हैं तो वो सिर्फ सर्विसेज का। और अगर मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये मैं आपको बात वो बता रहा हूँ जो आप समझें कि मैंने 20 साल के में ये बात जाके समझी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे लफ्ज़ों पे कभी भी हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एक एक लफ्ज़ जो है इसके पीछे पीछे पूरी पूरी कहानियाँ। तो डॉक्टर इकरामुल हक की किताबें पढ़ के और अच्छे उस्तादों के साथ टाइम स्पेंड करके और ख़ुद भी क्लाइंट्स के लिए जब केस तैयार किया तो मेहनत करने के बाद पता चला कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इनके पीछे बहुत जो है ना तवील कहानियाँ हैं, केसेस हैं, बातें हैं जो समझना ज़रूरी है। तो यहाँ टैक्स मास्टर क्लास इसलिए नाम रखा गया कि बहुत सारी बातें जो मे भी शायद आप 5-10 सालों में सीखें, वो इन वीडियोस को 1 से 2 दफ़ा देखने के बाद, और फिर इन सेक्शंस को आपने ख़ुद एक्सप्लोर करना है अपने क्लाइंट के लिए भी, और मुख्तलिफ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आप बना सकते हैं कि अच्छा जी। और मैं अभी आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा इस सेक्शन के बाद वाली सेक्शन के, एक्सपोर्ट की जब हम बात करेंगे, कि मैं कुछ साल से सोच रहा था एक चीज़ पर और वो आज अब जाके फाइनेंस एक्ट 2021 में कानून बनी है। लेकिन चूँकि इस तरह से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचता रहा तो अब मुझे उसकी क्लैरिटी भी बहुत है। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप कि आपको पता चल गया है कि गुड्स फिज़िकल इंटेंजिबल चीज़ों का अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो तो सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें आपको गुड्स भी मिल रहे हैं और सर्विसेज भी, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं नॉर्मली, वो कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। उनको आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या गुड्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, उनको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं टैक्स की ज़ुबान में। तो वहाँ पर आप जो है गुड्स के केस में ये है, सर्विस के केस में वो कह रहा है कि जिस जो सर्विस प्रोवाइडर है, और यहाँ कुछ थोड़ी एग्जाम्पशन भी बता रहा है। अगर एक शख्स से पूरे टैक्स ईयर में सिर्फ 75,000 रुपीज़ या उससे कम लेते हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर यानी ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, तो आप जो है उससे टैक्स डिडक्शन नहीं करेंगे। जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो पूरे साल में आपको 30,000 से कम की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे टैक्स नहीं काटेंगे। तो इस तरह बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स बच जाएंगे, क्योंकि अगर एक शख्स आ रहा है रिपेयर कर रहा है आपके पास और पूरे साल भी आता है, उसकी रिपेयरिंग 20-30 हज़ार रुपये तक बनती है, तो आप उससे डिडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि उसका स्कोप वही है। लेकिन कोई अगर आके मशीनरी इंस्टॉल कर रहा है या आपको लैपटॉप्स दे रहा है तो जाहिर बात है वो ज़्यादा वैल्यू के होंगे, उस शख्स को रजिस्टर्ड होना भी चाहिए, ना सिर्फ इनकम टैक्स में बल्कि सेल्स टैक्स में,
अगर वो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं यानी फेडरल सेल्स टैक्स जीएसटी में, और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको पीएसटी यानी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में अपने प्रोविंस में रजिस्टर होना चाहिए। फिर वो जो मिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने फिर लिखा भी है कि जी कॉन्ट्रैक्ट्स वो वाले जो ना तो सेल्स ऑफ गुड्स के और ना रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट्स हो, यानी प्योर कॉन्ट्रैक्ट्स ना हो, मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हों, उनके तहत इस सेक्शन के तहत आप उनसे डिडक्शन करेंगे। और फिर इसी तरह एक्सपोर्टर की बात है, और यहाँ पे वो टैक्स डिडक्शन का तरीका है और काफ़ी सारी चीज़ें। और यहाँ लिखा है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू अ कंपनी इफ़ एडवांस टैक्स लायबिलिटी हैज़ बीन डिस्चार्ज। तो यहाँ कुछ साथ साथ सहूलतें भी दे रहे हैं और स्पेसिफिक कंपनी वगैरह को दे रहे हैं। ठीक है जी। तो ये है, यहाँ पर एक पार्ट उन्होंने ओमिट कर दिया गया है, सब सेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू। तो ये एग्जाम्पशंस थी, उसमें से एक एग्जाम्पशन अप्लाई, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेस्को पेस्को को, या आप किसी और किस्म की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आप गार्ड्स रखते हैं अपने पास, तो उन सिक्योरिटी डिपॉजिट चूँकि वो वापस आ जाने हैं तो आपने उस पर टैक्स डिडक्शन नहीं करनी। देन अगेन ये सवालात प्रीवियस ईयर्स में उठते रहे हैं, प्रीवियस लॉ में 79 के। तो जब टैक्स लॉ दोबारा ड्राफ्ट होता रहा तो अदालतों ने जो फैसले दिए हैं उनको देखते हुए फिर इसमें क्लैरिटी आई है। तो अगर आप इस सेक्शन को और इस सेक्शन से रिलेटेड केस लॉज ही स्टडी करें तो आपको कई महीने और साल लग जाएंगे। ये लेकिन इंटरेस्टिंग है, जितनी ज़्यादा एफर्ट आप करेंगे, एक तो लॉ पढ़ लिया, फिर कमेंट्रीज देख ली, फिर केस लॉज देख लिए, तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और फिर टैक्स मास्टर क्लास में कल को आप टैक्स मास्टर क्लास की क्लासेस यूट्यूब चैनल पे ले रहे होंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ टर्नओवर की भी डेफिनेशन है। टर्नओवर से मुराद है कि वो वैल्यू जिसमें इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एनी ट्रेड डिस्काउंट शोन ऑन इनवॉइस। टर्नओवर का मतलब ये है। ठीक है जी। इसी तरह ग्रॉस फी, ग्रॉस रिसीट्स। अब नेक्स्ट सेक्शन है एक्सपोर्ट्स का, लेकिन यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर इस वीडियो को पार्ट 13 को क्लोज़ करूँगा। आप देख रहे थे टैक्स मास्टर क्लास, और टैक्स मास्टर क्लास में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं टैक्स लॉ पे, और मुख्तलिफ सेक्शंस मुख्तलिफ पार्ट्स में कवर्ड हैं। सेक्शन 1 से हम स्टार्ट हुए हैं, और हम इस वक्त जो डिस्कशन कर रहे हैं वो टैक्स ईयर 2021 की टैक्स रिटर्न के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेक्स्ट आप ब्लैक में देख रहे हैं वो है जो टैक्स ईयर 2021 के लिए भी एप्लीकेबल था, और रेड में वो टेक्स्ट है जो स्पेसिफिकली टैक्स ईयर 2022 जो इस वक्त 1 जुलाई 2021 के बाद स्टार्ट हो गया है उसके लिए एप्लीकेबल है, और ब्लैक टेक्स्ट भी उसी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन रेड टेक्स्ट इस साल वो चेंजेस हैं, वो अमेंडमेंट्स हैं या वो इंसर्शंस हैं जो लॉ में हुए, और उनके पीछे लॉजिक रीज़न आपको खुद भी अब समझ आएगी जब आप सेम ये डॉक्यूमेंट जो आप एफबीआर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये सारी चेंजेस वगैरह दी हुई हैं और ओरिजिनल लॉ भी दिया हुआ है, आप एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको एक बेहतर आइडिया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे पार्ट 14 में मुलाकात होती है। टेक केयर।